सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि जब हम क्वेश्चन के साथ पढ़ाई करते हैं तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई होता है। तो स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि पहले आप लोग जवाब दें, उसके बाद अगर जवाब नहीं आता है तो मैं जवाब दूँगा। इसमें दिख रहा होगा डॉट डॉट इज स्मॉलर कल्चर within a dominant subculture that has a way of life distinguished in some important way from the dominant culture। अब इसका मैं ऑप्शन भी देता हूँ। ऑप्शन एक है डोमिनेंट कल्चर, दूसरा ऑप्शन है सब कल्चर, तीसरा ऑप्शन है आइडियोलॉजिकल कल्चर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? डॉट डॉट इज ए स्मॉलर कल्चर within a dominant culture that has a way of life distinguished in some important way from the dominant culture। डोमिनेंट कल्चर ही हो सर। डोमिनेंट कल्चर, हाँ बताइए। सर ऑप्शन एक बार पूछिए। पहला है डोमिनेंट कल्चर, दूसरा है सब कल्चर, तीसरा है आइडियोलॉजिकल कल्चर और चौथा है नन ऑफ द एबव। सर डोमिनेंट कल्चर है। डोमिनेंट कल्चर कैसे होगा? अब आपको सर आप देखिए लिखा हुआ है डॉट डॉट इज स्मॉलर कल्चर विद इन ए डोमिनेंट कल्चर। तो इसका सब ऑप्शन कल्चर होगा सब कल्चर। सब कल्चर सब कल हाँ, ये सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है बताइए? सब जैसे आप देखें डोमिनेंट कल्चर के, है ना? हाँ, तो उसमें क्या सर वॉइस लैग कर रही है आपकी। होता है कि ये तो कल्चर। अभी आ रही है? जी सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ, जी आवाज आ रही है, फिर तो बीच क्या बीच में है रुक कि जा रहा है। हाँ हाँ, जैसे ऑनलाइन गेम प्लेयर्स, तो अमेरिकन कल्चर के हिसाब से देखिए कि वो डोमिनेंट कल्चर का पार्ट ही है, लेकिन वो अलग तरह का कल्चर है। इसको कहते हैं सब कल्चर। सब कल्चर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डॉट डॉट ए कल्चर दैट अपोजेज पैटर्न्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर। इसके ऑप्शन मैं देता हूं सब कल्चर, नन कल्चर, काउंटर कल्चर और नन ऑफ द एबव। सर काउंटर कल्चर। हाँ, काउंटर कल्चर जो होता है वो डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट में होता है ना? जैसे यूजुअली एक सोशियोलॉजिस्ट कई बार पूछ लिया जाता है काउंटर कल्चर्स का ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो काउंटर कल्चर्स जो है यूथ ओरिएंटेड कल्चर होता है, राइट? जैसे शाकाहारी जीवन है और बहुत सारे लोग मांसाहारी बनने लगे हैं, है ना? तो वो एक काउंटर कल्चर है। घर में लोग खाना खाते थे शादी विवाह के समय में, अब रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर दिए हैं, है ना? तो दैट इज काउंटर कल्चर। ठीक है, तो तीसरा है द प्रोसेस डॉट डॉट द प्रोसेस ऑफ ए कल्चर ग्रुप लूजिंग इट्स आइडेंटिटी एंड बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द डोमिनेंट कल्चर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, cooperation and none of the above। dot dot is a process of cultural group losing its identity and being observed into the dominant culture। बहुत जो दूसरा कल्चर है वो अपनी आइडेंटिटी खो के किसी दूसरे कल्चर में निहित हो जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है उसको। तो जी इस सर प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, जी बहुत अच्छा शालिनी, बहुत बढ़िया। एसिमिलेशन का है ये। अगर आइडेंटिटी नहीं और अपने आप एडप्ट हो जाता तो वो एडप्टेशन हो जाता।
राइट, इंटीग्रेशन हो जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है डॉट डॉट रिकॉग्नाइजेशन एंड द रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डिफरेंस। इसको कल्चरल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, उस ऑप्शन देता हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट है। सब कल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, मेटेरियलिस्टिक कल्चरलिज्म एंड नन ऑफ द एबव। मटेरियलिस्टिक वैसे नहीं, ये मल्टीकल्चरलिज्म है। मल्टी मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ही होता है कि रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंस। जैसे कनाडा का एग्जांपल देखिए, वहां पे क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कल्चर है। आप मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, हु सेड सोसाइटी प्रोवाइड्स ए सॉर्ट ऑफ मिरर और लुकिंग ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स टू स्टडी व्हाट वी आर, वी फॉर्म आवर सेल्फ इमेज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी थिंक अदर्स सी अस। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन मैं देता हूं, मैकाइवर एंड पेज, C.H. कूले, मैक्स वेबर और हेबरमास। पर कूले ये C.H. कूले का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्शन है, जिसको कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। और कोई भी प्रोसेस, कोई भी किताब आप उठाइएगा सोशलाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे थियरीज है ना। बहुत सारे सोशलाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन नेचर का रोल है या कल्चर का रोल है, नेचर का रोल है या नर्चर का रोल है। उसके बाद जो फर्स्ट थियरी आती है C.H. कूले के द्वारा, लुकिंग ग्लास सेल्फ की थियरी दी गई थी, और उसी थियरी का ये स्टेटमेंट है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसमें ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है, इसको कई बार डिटेल में पूछ लिया जाता है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ का तीन जो है मेजर पार्ट है। पहला पार्ट है इमेजिनेशन ऑफ आवर अपीयरेंस टू द अदर पर्सन। जैसे डॉटर और फादर है, तो फादर अपना जो फादरहुड है अपने डॉटर में देखता है, और डॉटर जो है अपना डॉटरहुड अपने जो है अपना फादरहुड अपने जो है फादर में देखता है। राइट, तो हम जैसे मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो टीचरशिप है, टीचर का जो रोल है, वो मेरे नजरों में देख रहे हैं, है ना। तो ये है लुकिंग, जैसे मिरर काम करता है उसी तरह हमारा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशनिंग होती है। तो पहला है इमेजिनेशन। लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो पहला पार्ट है वो है इमेजिनेशन ऑफ आवर अपीयरेंस टू द अदर पर्सन। दूसरा है द इमेजिनेशन और द जजमेंट ऑफ अपीयरेंस। और तीसरा है, इसको कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग, राइट। और फिर है प्राइड ऑफ, राइट, प्राइड, जैसे डॉटर को देखने के बाद फादर को प्राउड हो। तो ये जो है, यही एक प्रक्रिया है जिसमें हम अदर्स को समझते हैं, राइट, एज ए पार्ट। तो सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लुकिंग ग्लास सेल्फ में बात किया गया है। सेल्फ इमेज का बनना और उसी से सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, राइट। तो कूले जो है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट थिंकर है। अब दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसको पढ़िए। ये है डॉट डॉट आर दोज स्मॉल ग्रुप्स इन विच all the members have enduring intimate face to face interaction and cooperation. ऑप्शन है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्सरी ग्रुप और नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा ऑप्शन? ये पीजीटी टीचर एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन ये। प्राइमरी ग्रुप, हाँ, ये प्राइमरी ग्रुप का प्राइमरी ग्रुप एग्जाम्पल है। तो प्राइमरी ग्रुप में क्या क्या आते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे फैमिली, जैसे आवर फर्स्ट सोशल ग्रुप, है ना, फैमिली प्रोसेस, क्लोज फ्रेंड्स हो गए,
बच्चों का जो है प्ले ग्रुप्स है, हाँ, ये सब प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। कुछ नेबर्स जो आपके साथ बहुत ही इंटीमेट रहते हैं, वो प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल। तो प्राइमरी ग्रुप के बारे में एक स्टेटमेंट है जो कई बार पूछ लिया जाता है, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि फंडामेंटल्स इन फॉर्मिंग द सोशल नेचर एंड आइडियल्स ऑफ इंडिविजुअल, द रिजल्ट ऑफ इंटीमेट एसोसिएशन is a certain fusion of individuals in common. So the simplest way of describing this wholeness is saying it is we. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया। दूसरा है dot dot larger groups in which all members do not interact directly and have relationships that are not permanent. ये बताइए ये किसका एग्जांपल है? ऑप्शन है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्सरी ग्रुप, नन ऑफ द अबव। तो सेकेंडरी ग्रुप होगा ये तो। हाँ, ये सेकेंडरी ग्रुप का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड we are not born with a self, we develop a self through social experience and interaction. ऑप्शन मैं देता हूं, C.H. कुले, हैम्सन, तीसरा G.H. मीड और चौथा नन ऑफ द अबव। मीड हाँ, ये मीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्शन है कि सोशलाइजेशन। उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जो है बहुत ही सेंट्रल है इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाएगा। आई और मी का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ के क्रिएशन में, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो वहां भी ऑप्शन होगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। ठीक है, एक और चीज जो काफी बार पूछ लिया गया है वो है ये, the core of socialization in dot dot, the concept is role taking or the ability to take the role of others in social interaction, enabling us to see ourselves as we perceive society sees us. ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज, ऑप्शन है इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन है G.H. मीड, नन ऑफ द अबव। सर मैकाइवर एंड पेज का है क्या? बताइए। नहीं, ये कहां से हो जाएगा? रोल क्या है? अलनी, यस सर, ये भी G.H. मीड का कॉन्सेप्ट है। रोल टेकिंग जो है वो G.H. मीड का कॉन्सेप्ट है। कई बार पूछ लिया जाएगा रोल टेकिंग क्या होता है, तो इसका जो लिखा द एबिलिटी टू टेक द रोल ऑफ अदर्स इन सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, और कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो मीड है ये रोल टेकिंग को 4 स्टेज की बात करते हैं, है ना, 4 स्टेज। कौन कौन सा स्टेज है बताइए? सोशलाइजेशन थियरी पढ़े हैं G.H. मीड का? यस सर, पढ़े थे, भूल गए? कोई ये बात नहीं। पहला जो, हाँ, पहला है प्री, स्टेज है। बहुत बढ़िया। पहला है प्री प्ले स्टेज। इसमें जो है बच्चा they do not have a the ability to take the role of others, right? फिर दूसरा स्टेज है प्ले स्टेज, है ना, जैसे मम्मी और डैडी का इमेजिनरी प्लेमेट्स के साथ सोचना। हाँ, फिर तीसरा है गेम स्टेज, हाँ, और चौथा है जिसको कहते हैं जनरलाइज एडल्ट स्टेज। ठीक है, तो ये 4 स्टेज पूछ लिया जाएगा यूपी पीजीटी के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा स्टेज की चर्चा G.H. मीड ने किया हुआ था।
तो प्री स्टेज, प्री प्ले स्टेज, प्ले स्टेज, गेम स्टेज और एडल्ट स्टेज। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है जो पूछ लिया जाता है जीएच मीट से रिलेटेड है, वो है जनरलाइज्ड अदर, जिसको हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था। जैसे Yes. मी जो होता है वो आपका जनरलाइज्ड अदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्रॉइड के सोशलाइजेशन थ्योरी पे आइए। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉइड डॉट डॉट इज द एबिलिटी is made up of our basic। बताइए। पहले वाले ऑप्शन में क्या होगा? ईड, ईगो, सुपर ईगो, कौन सा होगा? ईड होगा। पहले सर ईड होगा। हाँ, जो जो पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट का ये थियरी दिए थे, और उसमें सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। एक है ईड और एक ईगो और दूसरा तीसरा है सुपर ईगो। जो ईड होता है वो क्या है? बेसिक ड्राइव्स। जैसे आपको पढ़ने की ललक जगी है, कैसे जगी है? कुछ अंदर से कुछ ड्राइव्स है। हर कोई एक्टिविटी जो आप करते हो उसके पीछे कुछ ड्राइव्स हैं, जहां से एनर्जी प्राप्त होती है उसका एक ड्राइव्स है ना। तो वो बायोलॉजिकल ड्राइव्स और नीड्स को दर्शाता है ईड। क्या है फंडामेंटल नीड्स? जिसको सेक्स कहते हैं, जिसको लव कहते हैं, एंगर कहते हैं। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है ईगो का, और तीसरा पार्ट है सेल्फ का। ईगो जो है वो आपका पर्सनालिटी होता है। जो ईड और सुपर ईगो जो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर आपसे क्या डिमांड करता है ना। आपका रिलीजन आपके साथ क्या डिमांड करता है आपसे, तो वो डिमांड और जो बायोलॉजिकल डिमांड है, राइट, उसके बीच में बैलेंस स्थापित करता है ईगो। और सुपर ईगो जो है इंटरनलाइज वैल्यूज होता है, सोशल कंट्रोल, कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, राइट। तो यही 3 प्रक्रिया जो होता है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ईगो का मतलब कि आपका ईड और आपका सुपर ईगो के बीच का स्टेट, उसको हम कहते हैं ईगो, जो आपका एक्चुअल बिहेवियर होता है, राइट। सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो दूसरा कुछ एग्जांपल दीजिए। डॉट डॉट कंसिस्ट ऑफ आवर इंटरनलाइज सोशल कंट्रोल, कल्चर, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ये क्या होगा? ईड, ईगो, सुपर ईगो, तीनों में से कौन सा होगा? Super. सुपर ईगो। सुपर ईगो को कॉन्साइंस भी बोला जाता है, कॉन्साइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार यूपी पीजीटी में आ चुका है और हो सकता है इस बार भी आने की संभावना है। डॉट डॉट डिड क्रॉस कल्चरल स्टडी एंड कंक्लूड दैट वी पास थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ ओल्ड एज डेवलपमेंट, सॉरी एज बेस्ड डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली इन्फेंसी इनटू आवर लेट एडल्ट ईयर। ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन में देता हूं, सिगमंड फ्रॉइड, इरिक्सन, जीएच मीट और नन ऑफ द एबव। सिगमंड फ्रॉइड सर। इरिक्शन, सिगमंड फ्रॉइड कहां से होगा? इरिक्शन, सिगमंड फ्रॉइड ने भी स्टेज की बात की थी, वो 4-5 स्टेज की बात की थी। इरिक्शन ने 8 स्टेज की बात की थी, है ना, 8 स्टेज। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, सिर्फ स्टेज याद करना है। साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव था उनका। कई बार इरिक्शन का पर्सपेक्टिव को लेके पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया सोशलाइजेशन थियरी में? तो इरिक्शन, ठीक है, क्रॉस कल्चरल स्टडी का इस्तेमाल किया। ठीक है। नेक्स्ट है, तो
एकदम इसको रट जाइएगा, यही सब क्वेश्चन सोशलाइजेशन में आता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। Dot is a Swiss sociologist developed a theory of cognitive development that examined how children develop the ability to learn, understand and engage in local thought. ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन मैं देता हूं, इरिक्सन, सिगमंड फ्रॉड, जियान पिजेट और नन ऑफ द एबव। जियान पिजेट होगा। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने इन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू हमारा सोशलाइजेशन हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब कि मेंटल कैपेसिटी का इन्हांसमेंट होना, है ना। जैसे बच्चे को आप कोई चीज, मोबाइल को लीजिए और कहे कि उड़ गया मोबाइल, देखो कौवा लेके उड़ गया, तो बच्चा जो है वो सोचेगा सच में वो कौवा लेके उड़ गया है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं होता है कि वो छुपाया जा सकता है ना। तो वो जैसे जैसे माइंड डेवलप करता है उस तरह से वो एबिलिटी आती जाती है, एब्स्ट्रैक्शन की एबिलिटी आती जाती है ना। तो जियान पियाजेट जो है वो इस चीज की बात की थी। उन्होंने बताया कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेज। पहला स्टेज होता है लैंग्वेज, वो लर्न करता है, फिर रियलिटी को अंडरस्टैंड करता है, देन दे डिस्कवर हाउ एंड व्हाई थिंग्स वर्क एज दे डू, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, राइट। तो ये जो चीज है ये कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। जियान पियाजेट जो है, चूंकि सोशलाइजेशन थियरी यूपीपीजीटी के सिलेबस में है, इसीलिए संभावना है कि वो क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड सोशल एक्सपीरियंस इज ए vital role throughout this development? सोशल एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंट रोल बताने के लिए कौन से सोशियोलॉजिस्ट जिसने इस्तेमाल किया था? बताया कि सोशल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जियान पियाजेट का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बताया कि सोशल एक्सपीरियंस सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी पक्ष है, ठीक है। तो याद रहेगा। नेक्स्ट है डॉट अल्टरिंग द पर्सन पर्सनालिटी बाय कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। बताइए। सर ऑप्शन दे। ऑप्शन मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, नन ऑफ द एबव। सोशल डेवलपमेंट। सर पहला कॉग्निटिव। हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पर्सन पर्सनालिटी जो होता है ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरेक्ट एंड शेप रियलिटी। कौन से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का ये कथन है? ऑप्शन देता हूं, इथ्रोमेथोलॉजी, कल्चरल पर्सपेक्टिव, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें लिखा ही हुआ है आंसर, ये होगा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसके द्वारा दिया गया है? इन्वेंशन याद है। हाँ, सर थोड़ा सा हिंट दे दिए यार। लकमैन के द्वारा, दुर्खिम के द्वारा, वेबर के द्वारा। लकमैन। इन्वेंशन ऑफ सोशियोलॉजी जो है पीटर बर्जर,
मेन इसको देने वाले थे, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जर और लकमैन दोनों साथ में मिलके इसको लिखे। ठीक है, तो सर ऑलमोस्ट बर्जर का पता था। हाँ, पीटर बर्जर। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट होते हैं, ठीक है, सोशलाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हु सेड इफ पीपल बिलीव इन विचेस such belief have tangible consequence. They may, for example, kill those person named to be witches. It stands to reason. Of course, ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़िए, ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन देता हूं, आर.के. मार्टन, इमाल दुर्खिम, ओजर और लुइस कोजर और नन ऑफ द एबव। सर लुइस कोजर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। ये लुइस कोजर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। उससे पहले एक चीज छूट गया, द अंडरस्टैंडिंग that if we define situation as real, they are real in their consequence. ये कौन सा है, ये कौन सा थियरम है? सोशलाइजेशन थियरम, थॉमस थियरम, नन ऑफ द एबव। ये थॉमस थियरम है। कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, जैसे हरियाणा वगैरह सब में पूछ लिया गया है। अगर किसी चीज को आप रियल मानते हो तो उसका कंसिक्वेंस भी रियल होता है। ये थॉमस फॉरेन फोरम है, उसका एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो लुइस कोजर का स्टेटमेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, in which sociological perspective sociologists compared our everyday social interactions to theater performance? ऑप्शन मैं देता हूँ, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ड्रामाटर्जी, इथनोमेथोलॉजी, नन ऑफ द एबव। एथनोमेथोलॉजी। इथनोमेथोलॉजी कैसे होगा? ये तो ड्रामाटर्जी का, ड्रामा वाला। आपने ड्रामाटर्जी नहीं पढ़ा है? रोल परफॉर्मेंस है ना, जैसे हर इंडिविजुअल जो है वो एक्टर होता है। जैसे कभी आप बेटी का रोल प्ले करती हो, कभी स्टूडेंट का रोल प्ले करती हो, कभी आप यू नो जो है फ्रेंड का रोल प्ले करती हो। तो ये जो डिफरेंट रोल प्लेइंग है, हम सब एक एक्टर है। तो ये ड्रामाटर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन देता हूँ, गॉफमैन। इरविन गॉफमैन के द्वारा ये दिया गया था। और उन्होंने कहा कि वी इंटरेक्ट एज वी आर एक्टर परफॉर्मिंग रोल्स ऑन द स्टेज। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु यूज दीज परफॉर्मेंस टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंप्रेशन वी मेक अदर्स माइंड? दिस इज कॉल्ड सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, इंप्रेशन मैनेजमेंट, नन ऑफ द एबव। बताइए क्या होगा? ऑप्शन सर एक बार फिर से। सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, इंप्रेशन मैनेजमेंट, नन ऑफ द एबव। सर इंप्रेशन मैनेज। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, इंप्रेशन मैनेजमेंट। व्हेन वी यूज दिस, जब हम कोई परफॉर्मेंस, इंप्रेशन मैनेजमेंट यही होता है कि हम किसी दूसरे के माइंड्स में अपना इन्फ्लुएंस को जब रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ है। सोसाइटी कैसे काम करती है? तो सोसाइटी ऐसे ही काम करती है। हर सेल्फ जो है अपना प्रेजेंटेशन करता है, और उसी प्रेजेंटेशन के साथ जो है ना, जैसे बटलर का आप पढ़िएगा, जेंडर वो कहता है एक परफॉर्मेंस है। लड़की जो है वो अपना रोल परफॉर्म करके अपनी जो है वुमेननेस जो फीलिंग है वो अपने अंदर इंटरनलाइज करके अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जेंडर को एस्टेब्लिश करती है। हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं,
भले ही हमारा स्टेटस एज ए टीचर है, हमारा रोल पढ़ाना है, लेकिन अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ना ही रोल बनेगा और ना ही स्टेटस आएगा। तो परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यही पूरा का पूरा जो है क्रक्स है ड्रामेटोलॉजिक पर्सपेक्टिव का। ठीक है, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है बैक स्टेज, और ये जो नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सोशियोलॉजिस्ट जिसने सोशल इंटरेक्शन को फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज के रीजन में डिवाइड किया था, बताइए। इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन ही होगा। जैसे नाटक होता है ना, तो नाटक में बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज होता है ना। फ्रंट स्टेज का मतलब एक्शन दैट अकर्स फॉर एन ऑडियंस। जैसे हम वी पीपल वी यूज अपीयरेंसेस, मैनरिज्म, है ना, ये जो इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरे को, जैसे अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छे कन्वर्सेशन करना, है ना, अच्छे जॉब पाना, जॉब इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्म करना, तो ये फ्रंट स्टेज बिहेवियर है। बैक स्टेज बिहेवियर क्या है? बैक स्टेज बिहेवियर अकर्स आउट ऑफ साइट ऑफ ऑडियंस। जैसे ड्रामेटोलॉजी बोलता है कि आप जब अकेले होते हो तो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हो, जब आप ग्रुप में होते हो तो बिल्कुल अलग तरीके का बिहेव करते हो। ऐसा आपने पाया है? हाँ, यस सर। जी सर। तो यही है बैक स्टेज का मतलब, जब आप ऑडियंस के साइड से नहीं होते, है ना, साइड से दूर होते हैं, राइट। तो ये दो सवाल जो गॉफमैन से जो है वो काफी आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट डॉट इज डिफाइंड एज पीपल मेकिंग सेंस दैट एवरीडे सोशल एक्टिविटीज। कौन सा पर्सपेक्टिव जो है उसको इस रूप में डिफाइन किया जाता है कि ये एवरीडे लाइफ का सोशल एक्टिविटी के बारे में सेंस जनरेट करता है? ऑप्शन है इथनोमेथोलॉजी, ड्रामेटोलॉजी, सोशल इंटरेक्शनिज्म, नन ऑफ द एबव। सर सोशल इंटरेक्शन। हाँ, ये इथनोमेथोलॉजी। इथनोमेथोलॉजी का मतलब ही होता है एज पीपल मेकिंग सेंस ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। और दिस perspective is very important. This perspective is important to examine our patterns of everyday life, means how people construct their social world, you know. तो आपका एवरी रूटीन लाइफ क्या है? किस तरह से आप अपने डेली लाइफ में किस तरह का एंगेजमेंट रखते हैं, है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इथनोमेथोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हु सेड इफ पीपल बिलीव इन बीचेस। ये वही स्टेटमेंट है जिसको हमने अभी जनरेट किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। इथनोमेथोलॉजिस्ट में कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किए, बताइए। ऑप्शन देता हूं, मैक्स वेबर, गार्फिंगल, पीटर बर्जर, नन ऑफ द एबव। गार्फिंगल। ये इथनोमेथोलॉजिस्ट जो है वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करता है ना, और उसके थ्रू वो सोसाइटी के रियलिटी को समझता है। सर ब्रीचिंग में एक्सपेरिमेंट है क्या सर कुछ? जैसे वो कहता है कि कुछ रूल्स होते हैं जो कॉमन सेंस के तर्ज पे हम बनाते हैं अपने सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए, और वो उसको जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे, राइट, उसको उस रूल्स को
वो रूल जो है सोशल ऑर्डर का, उसको जब तक डिकोड नहीं करेंगे तब तक आप सोशल रियलिटी को समझ नहीं सकते हैं, राइट। जैसे स्टूडेंट के बारे में समझना है, तो स्टूडेंट का किस तरह का, जब 15 मिनट का एक आप एक उसको लेख बोलिए कि आप अपने घर की परिस्थिति के ऊपर जो है वो लेख तैयार करके आइए, तो उस लेख में वो जिस तरह से चीजों को एड्रेस करेगा, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उसकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, वो कैसे जो है कैसे हुआ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू हम आम इंसान अपने सोशल वर्ल्ड को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है उसको हम डिकोड कर सकते हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं, राइट। उसका एक तरीका है जो सिंपल पर्सनल कन्वर्सेशन करके पता नहीं लगाया जा सकता है, उसको एक इंट्रोस्पेक्टिव स्पिरिट के साथ उसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है जो कई बार पूछ लिया जाता है, उसको कहते हैं कन्वर्सेशनल एनालिसिस। पूछ लिया जाएगा कि कन्वर्सेशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कौन से पर्सपेक्टिव में किया जाता है, तो वो इथनोमेथोलॉजी में किया जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ क्रिएटिंग सोशल ऑर्डर, राइट। जैसे आप कोई पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू का मतलब सिर्फ हाउ आर यू नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे जवाब होते हैं। जैसे मैं ठीक हूँ, उस ठीक, थैंक यू। कोई आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आपने उसको जवाब दिया थैंक यू सो मच। इसका मतलब देयर इज समथिंग मोर देन जो थैंक यू आप इसलिए बोलते हो क्योंकि वो सिर्फ आपसे पूछा नहीं है, वो आपसे पूछा और आप उसको ग्रेटिफाई कर रहे हो, आई एम फीलिंग ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड कन्वर्सेशनल एनालिसिस। ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम सोसाइटी को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो इसी जो सोशलाइजेशन, इथनोमेथोलॉजी, ड्रामेटोलॉजी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।